Hello, welcome everyone, and welcome to the Beyond Borders. And today we have a very special guest with us. And he is like we see people around us doing different kind of astrology. तो हम देखते हैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सब अपने तरीके से एक्सप्लेन करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। तो इनका एक स्पेशल व्यू पॉइंट है और या पर्सपेक्टिव है, हम कह सकते हैं, रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी. So let me welcome Neeraj Verma for Beyond Borders on Astrology Special. Welcome, sir. Thank you so much for coming and joining us today. तो थैंक यू सर, मैम। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माय प्लेजर. एंड जैसे मैंने अभी बोला, अपने व्यूअर्स को ये बताया कि एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे व्यूज बाहर दिख रहे हैं. मतलब हर किसी का एक अलग तरीका है ये समझाने का कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है. साथ साथ में बहुत सारी मिस इंफॉर्मेशन भी बाहर आ रही है कि जिसका एक्चुअली उतना मतलब नहीं है, बट लोग उसको समझते हैं कि वो ये अब ये है. अब हर कोई छोटा एस्ट्रोलॉजर तो है इन दिस टाइम. तो वो एस्ट्रोलॉजी रील देख के आ रहा है या यूट्यूब वीडियो देख के आ रहा है, एंड देन दे आर डूइंग दैट. तो हाउ इज एस्ट्रोलॉजी? और एक चीज बहुत ही प्रेवलेंट है कि हर कोई पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रहा है, हर कोई कर्मा के बारे में बात कर रहा है. सो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं थोड़ा सा और अपना क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ आपके लिए कि जो ज्यादातर दिखाई दे रहा है कि कुछ प्लैनेट है, स्पेशली मून, जो कि पास्ट लाइफ के बारे में बताता है और प्रेजेंट लाइफ के बारे में क्या बताता है. और डिसबिलीवर्स के लिए, स्केप्टिक्स के लिए, कुछ पास्ट लाइफ होती ही नहीं है. तो अब जिनके लिए वो होती ही नहीं है, आप उनकी करंट लाइफ के सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे विद दैट पास्ट लाइफ सिनेरियो ऑल अराउंड? एक आंसर के रूप में पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिस भी व्यक्ति के लिए पास्ट लाइफ नहीं होती है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी भी नहीं होगी। ठीक है. है ना? तो उनका तो सवाल ही खत्म हो गया। दूसरा, अब अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें कि बहुत सारे व्यूज हो गए हैं, बहुत सारे तरीके से लोग चीजों को देखने लगे हैं, तो ये तो होगा। क्योंकि जैसे जैसे आदमी इंटेलेक्चुअल होता चला जाएगा वैसे वैसे वो अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के लिए वेरिफिकेशन खोजता चला जाएगा। और वो जो वेरिफिकेशन खोजता है ना, उसी वेरिफिकेशन में वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग ढंग के, जो है ना, क्लू खोज लेता है चीजों को वेरीफाई करने के लिए। इतना तो पक्का है कि हम आजकल उस दौड़ में लग गए हैं जहां पर हमें कहीं नहीं पहुंचना है। जहां पर हमें बस एक बात चाहिए कि हम अपने को संतुष्ट कैसे कर लें। हम अपने को हम अपने को एक 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 बैज कैसे दे दें जो हम अपने को बता सकें कि हमने अपने आप को मेडल दे दिया, कि हम जानते हैं। ये सारा खेल है ना, सिर्फ इस बात का की दौड़ है कि हम जानते हैं और हम जानना चाहते हैं, लेकिन हम जानने के लिए कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते। अगर आप रील देखते हैं और 60 सेकंड की रील में सोचते हैं पास्ट लाइफ समझ आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप समय को समझने चले हैं। आपने कुछ साल पहले, अगर जब हम लोग बच्चे हुआ करते थे, तो एक सीरियल चला करता था महाभारत, B R चोपड़ा का। हाँ जी, है हाँ ना? जी. आपने वो देखा होगा, जब वो स्टार्ट होता था ना, तो उसका स्लोगन सबसे पहला होता था, मैं समय हूँ। समय हूँ. है जी. ना? तो वो समय जो अपने आप को शुरुआत से अभी तक बस घुमाते चला जा रहा है, घुमाते चला जा रहा है, व्हील है ना वो तो। वो इट्स लाइक अ व्हील. और उसका अंत कहीं भी नहीं है, और हम उसको समझने चले हैं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये उस समय के तीन हिस्से हैं। हालांकि ये तीन हिस्से अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जिसके लिए प्रेजेंट है उसके लिए पास्ट होगा, जिसके लिए पास्ट है उसके लिए प्रेजेंट होगा, और जब प्रेजेंट है तो फ्यूचर भी होगा। ये तो पक्की बात है ना? तो अगर पास्ट लाइफ की बात हम करते हैं और मून की बात करते हैं, तो जैसा कि आपने मुझे कहा भी था कि हर प्लेनेट को लोग पास्ट लाइफ से जोड़ देते हैं, हर तरीके से दिशा बनाने लगते हैं कि पास्ट लाइफ तक जाएं। ये किया भी जा सकता है, इंटेलेक्चुअली ये किया जा सकता है। क्योंकि पास्ट तो बिल्कुल पास्ट है ना, हर बात का पास्ट हो सकता है, हर बिल्कुल. चीज का पास्ट हो सकता है। अगर आप
एक चंद्रमा से पास्ट तक जाते हैं तो केतु से भी जा सकते हैं, सूर्य से भी जा सकते हैं। लेकिन वो डिफरेंट प्लेनेट डिफरेंट दरवाजे की तरह काम करते हैं। आप अलग दरवाजा खोलेंगे और सामने अलग चीज दिखाई देगी। जब आप चंद्रमा के दरवाजे से जाते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि पास्ट का जो हिस्सा है ना वो दरवाजे के पीछे बंद है। और मैं बताता भी हूँ कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जब लोगों के पास्ट लाइफ के जो दरवाजे हैं वो खुले रह जाते हैं। उस समय क्या होता है कि उस दरवाजे से बहुत तेजी से चीजें इस जीवन में आने लगती हैं। बंद किसी का भी नहीं होता, लेकिन एक सीक्वेंस में एक छोटे से दायरे से वो चीजें अगर आ रही है तो व्यक्ति उसको ठीक ढंग से झेलता है। अगर वो नहीं आ रही है तो व्यक्ति के जीवन में तूफान सा प्रतीत होता है, मतलब अनवांटेड चीजें होने लगती है, या उसको पता नहीं है ऐसी चीजें होने लगती है। तो चंद्रमा की बात अगर हम करें कि चंद्रमा से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि पास्ट है कि नहीं है, तो उस पर तो मैं आपके सवाल पर डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि डेफिनेटली आदमी का जो मस्तिष्क है ना, वो बहुत चीजें ढूंढ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए वेरीफाई करने की। अगर आप 60 सेकंड की रील से पास्ट लाइफ समझ लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको जीवन को समझना पड़ेगा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से भी पास्ट लाइफ तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि आप समय को ना समझ लें। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को एज अ टूल आप इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप ये समझ ही नहीं पाते कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किस प्रकार से एक दूसरे में गूंथे हुए हैं, तब तक आप उस दरवाजे को खोल भी लेंगे तो शायद उस कमरे में जो दरवाजे के उस पार है कुछ दिखाई नहीं देगा, या हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। और एक बात है कि पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी की सुपर एडवांस फिलोसॉफी है। मैं कहूंगा फिलोसॉफी है, एस्ट्रोलॉजी की सुपर एडवांस फिलोसॉफी है। ये चीजें टेक्निक्स में बंधी हुई नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम एक कॉम्बिनेशन बोले और उस कॉम्बिनेशन से व्यक्ति का वही रिजल्ट निकल करके सामने आ जाए। क्योंकि पिछले जीवन में गुजरी हुई इतनी सारी चीजें हैं, उसके इतने वेरिएशंस हैं कि हम सीधे सीधे उसको 7 प्लेनेट या 9 प्लेनेट में बांध करके ये नहीं बता सकते कि अगर सूर्य के साथ किसी दूसरे प्लेनेट का यही कॉम्बिनेशन बन रहा है तो पास्ट लाइफ में यही घटना होगी। पास्ट लाइफ में देखने वाली घटना को बताने के लिए व्यक्ति के भीतर, उस व्यक्ति के जो उसके सामने खड़ा है, जिसको हम क्लाइंट कहते हैं, जिसको हम नेटिव कहते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के कम से कम इस जीवन के तो पूरे जो स्थितियां चली आई है उसका पूरा ब्यौरा उसके पास होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप छोड़िए चंद्रमा को, आप छोड़िए मंगल को, आप छोड़िए केतु को, आपके सामने जो चार्ट है ना वही पास्ट लाइफ का चार्ट है, इस जन्म का तो चार्ट है ही नहीं वो। मैं तो लेकिन यही वो कहता हूँ कि आप बनाया जिस तो चार्ट को ले। लेकिन हाँ, मैं उस पर बनाया तो जाऊंगा। वो उस मोमेंट पे गया जब आप पैदा हुए, तो फिर क्या ऐसा काउंट कर रहे हैं कि वहां पे आप मृत्यु हुई और ये ट्रांसफर हुए और ये कनेक्टेड टू द अदर, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो, और आपने जो वर्ड यूज किया ना ट्रांसफर हुए, वो ट्रांसफर भी तुरंत नहीं होता। हम्म। हालांकि हो सकता है कि चेतना के लिए बिल्कुल 1 सेकंड में हुआ हो कि इधर मरे और उधर जन्म लिया, लेकिन उतने से समय में हो सकता है 400 साल पार कर गए हो। क्योंकि हाँ। उस समय में, जिस समय में मिडिल का समय आता है, उस समय में समय नहीं होता। कम से कम उस अनुभूति के साथ समय नहीं होता जिस अनुभूति के साथ हम समय को देखते हैं। तो समय को तो तभी बांधा जा सकता है जब आपके पास समय को कैलकुलेट करने के लिए पूरी व्यवस्था हो। और मैंने पहले भी इसका एग्जाम्पल दिया है कि समय आप पृथ्वी पर देखें तो कैलकुलेशन के लिए एक अलग व्यवस्था है, और समय को आप मंगल पर जाकर, चंद्रमा पर जाकर या कहीं और जाकर देखेंगे तो समय की व्यवस्था बदल जाएगी, कैलकुलेशन बदल जाएगा। इसमें मुहूर्त की क्लास में मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको पता है हमारा जो शरीर है ना वो बिल्कुल पृथ्वी की रोटेशन से अलाइंड है। कुछ चीजें हमारे शरीर में ऐसी होती है जो पृथ्वी के उतने ही रोटेशन पे घट सकती है जो कि बनाई गई है बायोलॉजिकल। और उससे ये पता चलता है कि हम पृथ्वी की रोटेशन के साथ अलाइंड हैं। और अगर पृथ्वी की रोटेशन के साथ हम अलाइंड है, पृथ्वी की रोटेशन सौर मंडल के साथ अलाइंड है, और सौर मंडल की रोटेशन सूर्य के साथ अलाइंड है, और सूर्य की रोटेशन आकाश गंगा में अलाइंड है, तो असल में हम पूरे ब्रह्मांड के साथ अलाइंड है। हम कोई छोटी सी चीज नहीं है, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या है, हालांकि हम छोटी हैं। और तो ये जो अलाइनमेंट है ना अलग अलग स्टेज का,
उसको जब हम समझ जाएंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि समय असल में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अनुभूति है। वो एक डायमेंशन है जो कि बदल भी सकता है, और व्यक्ति के लिए वो बदल जाता है। तो जो मैं कहता हूँ कि ये चार्ट नहीं है इस जीवन का, तो मैं ये आपको कह रहा हूं कि इस जीवन में आने से पहले आपने जितना कुछ कलेक्ट किया है, जितना कुछ यात्रा आप कर चुके हैं, उतना चार्ट वो है। तो सब कुछ तो पास्ट का ही है ना। वो तो एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है कि पास्ट में आपने क्या कर लिया, क्या इकट्ठा कर लिया। जब मैं प्रश्न कुंडली की क्लासेस लिया करता था, अभी तो अब पुरानी बैचेस की बात कर रहा हूँ, नई बैचेस अभी कोई की नहीं है। वहां पर हमारा एक पूरा सिस्टम है कि जब व्यक्ति हमारे पास आता है, तो वो जो कुंडली देता है, उस कुंडली के बाद, वो तो कुंडली जन्म के समय है ना, लेकिन जन्म के बाद भी कर्म हुए होंगे। हो सकता है एक प्लेनेट उसकी कुंडली में आपको खराब नजर आए, लेकिन अभी इस सिचुएशन में वो प्लेनेट अच्छा हो गया हो। कैसे हो सकता है ऐसा? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, अगर वो 25 साल, 26 साल, 30 साल की उम्र में जीवन को जीते हुए उस प्लेनेट के लिए कुछ ऐसे कर्म कर देता है कि वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है, तो वो जो पुराना आपको चार्ट में दिख रहा है, वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो वैसी सिचुएशन में आपको एक दूसरे आयाम में कुंडली को रीड करना पड़ता है। फिर आपको देखना पड़ता है कि उसके कर्म के जो हिसाब किताब है वो कहाँ पहुंच गए। अब ये कैसे बताइए कि कितनी कैलकुलेट कर सारी रहे हैं चीजें। आप? आई एम सॉरी टू स्टॉप यू हियर, लेकिन ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसके कर्म के हिसाब किताब कहाँ तक पहुंच गए? ये बिल्कुल, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ये तो कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ आपको टूल की आवश्यकता नहीं है, आपको व्यक्ति जो कैलकुलेट कर रहा है ना, उसको भी चेतना की आवश्यकता है। उसको भी समझ में आना चाहिए कि जीवन असल में किस प्रकार से काम करता है, कैसे हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार की बात है, मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उनके चार्ट में सूर्य बहुत अच्छा था। ठीक है। और अच्छा का मतलब पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एग्जॉल्टेड था या ओन साइन में था, या जो हम बेसिक समझ रखते हैं वो बात मैं नहीं कर रहा। लेकिन वो इस बात से परेशान था कि उसका जो बिजनेस है वो लगातार पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ 6 महीनों में या पिछले कुछ एक साल में वो बिजनेस बहुत तेजी से नीचे गिर गया। तो वो मुझसे पूछना चाहता था कारण क्या है। मैंने उसकी कुंडली खोली और उससे सवाल किया। मैंने बोला तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? हम्म। क्या किया तुमने अपने पिता के साथ? तो उसने कहा कि एक्चुअली कुछ टाइम से मेरे पिता के साथ मेरे संबंध बहुत खराब चल रहे हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता, और उसके कारण मैं परेशान भी हूँ, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैंने बोला तुम्हारा यही कारण है, इस चीज को ठीक कर लो, बिजनेस ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो सूर्य जो जो अच्छा दिखाई दे रहा था, उसने अपने पिता, सूर्य तो कारक है ना पिता का, अब अपने पिता के साथ की गई कुछ 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 क्रियाकलाप ऐसे हुए जिसके कारण सूर्य की जो ऊर्जा है वो उसके लिए मॉडिफाई हो गई, विकृत हो गई। और अब उसका रिजल्ट, सूर्य का बिजनेस से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उस कुंडली में बिजनेस के साथ उसका संबंध था, और वो बाद में जब वो किया गया, वो सारी चीजें ठीक की गई पिता के साथ संबंध, तो फिर धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो गई। अब आप सोचिए कि हम कैसे पता लगा सकते हैं। ये बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, और इसके लिए कुंडली का इस्तेमाल टूल की तरह किया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति के भीतर उस समय चेतना के कुछ तत्व तो मौजूद होने चाहिए। और मैं ये नहीं कहता कि वो किसी व्यक्ति में मौजूद होते हैं, नहीं। जब भी एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में प्रवेश करता है, और स्पेशली जब वो क्लाइंट के सामने बैठा होता है, या मेरे जैसा व्यक्ति जब स्टूडेंट के सामने बैठा होता है, तो वो एक टूल होता है खुद भी, क्योंकि उसके पास अपना कुछ भी नहीं। जिस डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं, जिस समय की, काल की, देश और काल की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो चीजें ही अपने आप को हमारे माध्यम से व्यक्त करती है। इतना ही तो करती है ना। हमें लगता है कि कोई क्लाइंट हमसे आंसर मांगने आया है और हम आंसर कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। क्लाइंट एक्चुअली ईश्वर से क्वेश्चन का आंसर कर रहा है। हम तो बस माध्यम हैं जिसके जिसे वो सुनेगा। जैसे अभी हमारा इंटरव्यू हो जाने के बाद वो यूट्यूब पे देखेंगे या मोबाइल पर देखेंगे, मेरी आवाज मोबाइल के माध्यम से उनको मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा या आप नहीं मिले। तो वो टूल है। वो मोबाइल जैसे मीडिएटर है ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी मीडिएटर हैं। तो इसीलिए कुछ मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम जिस चीजों को हाथ में लेकर बहुत पकड़े हुए हैं, वो हमारे हाथ में एक्चुअली है नहीं। वो बस दिखाई देती कि हमारे हाथ। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा होता है कि हमें तो कोई एस्ट्रोलॉजर सूट ही नहीं करता, हमें किसी की रेमेडी काम नहीं करती। ऑन दैट पॉइंट,
क्या ये जो आपने अभी एक्सप्लेन किया वो एस्ट्रोलॉजर उनको नहीं मिला क्योंकि उनका टाइम नहीं आया था, या उनकी चेतना उस लेवल पे ही नहीं है कि वो रेमेडी को परफॉर्म करके उससे रिजल्ट ला पाए? और क्या रेमेडी जरूरी है ऑन प्रैक्टिकल बेसिस? जैसे आपने बताया कि आपने उनको सजेस्ट किया कि अपने फादर से रिलेशंस अच्छे कर लीजिए और आपका बिजनेस सेट हो जाएगा, तो वो जिस भी भाव में होगा वहां पे सन होगा, और जो भी प्लेसमेंट के हिसाब से आपने उनको एक्सप्लेन किया, तो इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहेंगे? सिचुएशन के लिए जो भी आंसर दिए हैं ना खुद ही, वो तो सारे आंसर वैलिड है। एक आदमी पर नहीं, अलग अलग आदमी पर अलग अलग आंसर वैलिड हो जाएंगे। जो लोग ये कहते हैं हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, या हमें एस्ट्रोलॉजर सूट नहीं करता, या हमें रेमेडी काम नहीं करती, तो हम सभी को पहले तो ये समझने की आवश्यकता है कि एस्ट्रोलॉजी रेमेडी के लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत असल में हुई थी एस्ट्रो साइंस से, एस्ट्रोनॉमी से स्टार्ट हुई थी ना। ये तो बात की हमारे आसमान में ये जो ग्रह हैं, पिंड है, ये क्या है, क्यों घूमते हैं, हम पर क्या असर डालते हैं। रेमेडी तो हमारे कर्मों का पार्ट है ना। रेमेडी तब बनाई गई जब ये पता चला कि पिछले जन्म में तुमने किसी की हत्या कर दी थी। सपोज कीजिए सर्प दोष, एक टर्म है एस्ट्रोलॉजी में। और उसमें जब डीप जाया जाता है तो उसमें पूरा पता चलता है कि पिछले जन्म में तुमने सांप की हत्या कर दी थी, और उसके कारण इस समय सर्प दोष लग गया है, तो अब तुम्हें ये रेमेडी करनी पड़ेगी। और उसमें एक आप कहिए कि रिचुअल होता है जिसमें दान किया जाता है सर्प का, सर्प की मूर्ति का, सोने की मूर्ति का। तो ये क्या है, हम देखेंगे तो हम सोचें कि हमने अगर सर्प की हत्या कर दी थी, तो हम सर्प के दान करने से कैसी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। और अगर ये रेमेडी बनाई गई है तो पहले कर्मों को समझा गया ना, फिर तो रेमेडी बनाई गई। तो रेमेडी अगर हम कर रहे हैं तो हम बस अभी के लिए पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप एक ग्लास में गंदा पानी डाल दें, और उस गंदे पानी को अपने बेसिन के ऊपर जो नल पड़ी है उसके सामने ले जाकर नल खोल करके आप ग्लास को रख दीजिए, शीशे के ग्लास को। आपको पता चलेगा कि वो साफ पानी उसमें जा रहा है, और एक टाइम के बाद पूरा गंदा पानी बाहर निकल गया और सारा पानी साफ हो गया। ऐसा हो सकता है ना? आप इमेजिन कीजिए कि ऐसा हो सकता है ना। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल यही ही होता होगा। है सो है आप ना। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो जो भी अ, है रखा हुआ है आपके पास, जो आपके चार्ट में है, आपकी पर्सनालिटी में है, आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर है, तो जब आप ऊपर से रेमेडीज करके या कुछ और तरीके से उसमें ऊपर से और एनर्जी देते हैं, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो बैलेंस होता है एंड योर लाइफ गेट्स क्लियर, और जो आपकी प्रॉब्लम है वो क्लियर होती है। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने स्टार्टिंग ही इस बात से की कि एस्ट्रोलॉजी रेमेडी के लिए होती नहीं है। होती मैं ये नहीं। कहता हूँ कि रेमेडी का, एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा मिथ है रेमेडी। लेकिन लोगों के लिए तो एस्ट्रोलॉजी रेमेडी ही है, लाइक दे। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ ना। और इसी रेमेडी के आधार, रेमेडी को आधार बना करके तो एस्ट्रोलॉजी का पूरा बिजनेस खड़ा किया गया है ना। एस्ट्रोलॉजी रेमेडी के लिए नहीं थी, क्योंकि रेमेडी व्यक्ति का अपना निजी मामला है। उसको खुद को निश्चय करना है कि मैं इस जन्म में सांप को ना मारूं। उसको खुद को निश्चय करना है कि इस जन्म में अगर मेरे पास क्षमता है तो मैं दान पुण्य और बाकी चीजें करूं। वो उसका अपना निश्चय है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक टाइम पर किसी को बताया जाए कि तुम जाकर दान कर लो इस सोने की मूर्ति का और तुम ठीक हो जाओ। और ऐसे मैजिकली रेमेडी काम भी नहीं करती। और जिन लोगों की लाइफ में मैजिकली रेमेडी काम करती है, उन लोगों की लाइफ में रेमेडी के काम करने का समय आ चुका है, तभी करती है। ऐसे नहीं कर सकती। विदाउट टाइम तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर नहीं भी करें रेमेडी तो क्या फर्क पड़ता है? टाइम आ गया आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने का, आपको आइडिया आ जाएगा किसी भी तरीके से उससे निकलने का। व्हाई डू वी नीड टू हो, डू दैट? होता तो वही है, लेकिन रास्ता जो है, होने का रास्ता चुनाव हो जाता है रेमेडी के माध्यम से। होता तो वही है जो आप कह रही हैं। जब समय आता है रेमेडी तभी होती है, उसके पहले तो आपको रेमेडी देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, और दे भी देगा तो आप कर नहीं पाएंगे। उसके पहले तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, क्यों इसमें दशाओं का विज्ञान, इस विज्ञान में दशाओं को जोड़ा गया? कारण क्या था? प्लेनेटरी पोजीशंस जोड़ देते हो जाता। ट्रांजिट को क्यों हम ऐड कर देते हैं? क्योंकि राइट। हम जानते हैं कि किसी समय पर आकर के कोई एनर्जी अपने आप को इनिशिएट करेगी और अपने लिए कोई लॉक खोलेगी। हम्म। ताला खुलने जैसा ही है ना ये। तो जब कभी भी हमारे कर्मों का वो सारा
आप कहिए कि पोटली बंधी हुई है, और वो जब ढीली पड़ने लगती है तो अचानक से हमारी चेतना को ब्रह्मांड एक सिग्नल दे देता है, और हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाते हैं, या किसी व्यक्ति के पास, या किसी मंदिर के पास चले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, कि जब मैं क्लाइंट को कोई रेमेडी देता हूँ तो वो ये कहते हैं कि अभी 2 महीने पहले तो ये स्टार्ट किया है मैंने। कहाँ से हो गया वो? जी। अभी मैं सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि तुम ये जो कर रहे हो ये ठीक है, लेकिन स्टार्ट उसने पहले ही कर लिया। अब शायद उसने अपनी मर्जी से किया हो, किसी वीडियो से किया हो, कैसे भी किया हो, वो सब कुछ तभी काम करता है। आप कनेक्टेड है ना, मैंने कहा ना, आप पृथ्वी की रोटेशन के साथ कनेक्टेड है, आप सौरमंडल की रोटेशन के साथ कनेक्टेड है, आप ब्रह्मांड में घट रही हर घटना के साथ कनेक्टेड है। तो कुछ भी अछूता नहीं जा सकता आपसे। तो रेमेडी भी तभी होगी जब वो होगा। और जो लोग कहते हैं ना मेरे लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती है, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी काम कराने का समय ही नहीं आया। और अगर नहीं करती है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए जो काम करता है वो चूज कीजिए, लेकिन कुछ तो चूज कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपके लिए काम करेगी। हो सकता है कि आप रेमेड इस एस्ट्रोलॉजी के संसार से बाहर बियॉन्ड चले गए हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं, सन्यासियों के लिए एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती, क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उसकी ऊर्जा के बियॉन्ड चले गए। क्योंकि वहां वो प्रकृति पर अधिपत्य हो गया है उनका। प्रकृति ने उनको एक एग्रीमेंट दिया है, और वो ये कहती है कि अब तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय पर पहुंचने के बाद व्यक्ति के अंदर ज्ञान का वो उद्बोधन हो जाता है कि व्यक्ति उस समय प्रकृति को बोलकर अपने लिए कुछ करा भी नहीं सकता। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है जी। कि रामकृष्ण के जो शिष्य थे वो विवेकानंद थे, और विवेकानंद बहुत परेशान थे। शुरू 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 का समय था, और बहुत परेशान थे। धन नहीं होता था, पैसे नहीं होते थे, घर में खाने को नहीं होता था। तो एक दिन वो आए रामकृष्ण के पास और बोलते हैं अपने गुरु को कि गुरु जी, आपकी तो माता से बात होती है, मेरी बात करा दो, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, नहीं तो ये साधना नहीं हो सकेगी मुझसे। तो बोले बेटा, ये तुम क्या छोटी सी बात कर रहा है, मैं तुझको बरगद का पेड़ बनाना चाहता हूँ कि लाखों सालों तक, सैकड़ों लाखों सालों तक लोग तेरी उस छाया में आकर के सुकून प्राप्त करेंगे, अपने थके हुए जीवन को सांत्वना देंगे, और तू छोटी सी बात कर रहा है। तो वो ठहरे उसी बुद्धि के व्यक्ति उस समय में बोले नहीं, मेरी बात करा दो। बोले ठीक है, तुम कर लो, आज शाम को फलाने टाइम में वो तुम्हें बोलूंगा, मंदिर में चले जाना। और वो मंदिर में जिस समय बताया गया उस समय वो मंदिर में जाते हैं, और माता से, ऐसा कहा जाता है कि माता से उनका साक्षात्कार होता है, लेकिन जब वो लौटते हैं तो कुछ भी नहीं मांग कर आते। फिर रामकृष्ण परमहंस ने उनसे पूछा कि भाई बात क्या है, मांग नहीं तो? बोले वहां मांगने की बुद्धि ही खो जाती, कितनी अच्छा। छोटी चीज मांग। तो व्यक्ति जिस समय में अधिकारी होता है ना, जिस समय, अब देखिए एक आईपीएस ऑफिसर है, एक हवलदार हो सकता है कि चाय वाले की दुकान पर जाकर बोले कि चाय पिलाओ, और वो पैसे भी नहीं देगा। लेकिन एक आईपीएस ऑफिसर है, चाय पिएगा ना तो 3 गुने पैसे देगा। फर्क है ना। उसके शक्ति स्तर जब की। बढ़ती है, और शक्ति के साथ जब ज्ञान बढ़ता है ना, तो उस व्यक्ति को पता भी होता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। और यही कारण है कि पहुंचे हुए लोग जो है ना, वो अपने लिए कुछ नहीं मांग पाते, और वो संसार के लिए भी नहीं मांग पाते, क्योंकि उनको ये फील हो जाता है कि जो मैं मांगूंगा वो बहुत छोटा है। तो तो ये अगर तो। हम अपने हिसाब से देखें, अपने हिसाब से देखें, तो हम जितने छोटे हों या जितने बड़े हों, हम अधिकार होकर भी बंध जाते हैं, और जब अधिकार नहीं है तब भी हम बंधे हैं। हम बंधे हैं उस सुप्रीम एनर्जी से। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है, उनके कई कारण हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उस व्यक्ति पर डिपेंड करेगा कि क्या कारण है। हो सकता है वो बिल्कुल समझना ही नहीं चाहता हो सकता है वो खोज में लगा हो, समय नहीं आया हो सकता है वो ऐसी बुद्धि का हो कि उसे मानता ही ना हो, नकार देता हो। तो जो भी कारण हो वो उस व्यक्ति का कारण है, लेकिन ऐसा जरूर है कि लोग ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके सारे एक्सप्लेनेशन के साथ, और मुझे समझ में भी आया कि आप क्या उसमें समझाना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो एक फिलोसफिकल साइड हो गई, और मे बी एक हायर अंडरस्टैंडिंग हो गई। ऑन प्लैनेटरी बेसिस जब हम चार्ट देख रहे हैं, उस समय वो मून की कौन सी स्टेज है, या आप कैसे एनालिसिस करते हैं? समटाइम्स ऐसा भी चार्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे मैंने पहले भी स्टार्ट में कहा कि बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं,
सपोज एक बहुत अच्छा एग्जॉल्टेड प्लेनेट है, हाउस में भी एग्जॉल्टेड है, उसके दो साइड दो मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं दो हाउस में। इन दिस सिचुएशन वो तो हैम्ड हो गया, वो वाला मिडिल वाला हाउस। तो वो रिजल्ट कैसे दे रहा है, और एक बहुत अच्छा प्लैनेट एक बहुत अच्छा हाउस देने के बाद भी उसके आसपास दो खराब नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें बिठा दी। क्या पर्पस है, क्या रिजल्ट देना चाहता है प्लैनेट वहां पे, या हमसे क्या करवाना चाहता है इन दैट सिचुएशन? ये जो कॉम्बिनेशंस की बातें हैं ना, कि एक हाउस में प्लेनेट बैठा है, उसके दोनों तरफ दो प्लेनेट बैठे हैं, और उसके बाद वो क्या रिजल्ट देगा, ये बात बिल्कुल स्टार्टिंग के स्टेज की है, बिल्कुल स्टार्टिंग। इससे कोई आउटकम नहीं है। जैसे कई बार ये होता है कि मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ अपनी, और नीचे कमेंट आता है कि सर आपने जो कहा वो तो मेरे लिए काम ही नहीं करता। क्योंकि आप आउटकम को देख रहे हैं। आपने जो देखा वो कंप्लीट पिक्चर देख रहे हैं आप, कि क्या हो रहा है। बीच में चीजें मॉडिफाई हो जाती। तो प्लेनेट अगर बैठा है बीच में दो मेलेफिक के बीच में, तो वो हैम्ड है जरूर। लेकिन वो हैम्ड होने के बाद क्या करेगा, ये उतना जितना तय उस प्लेनेट पर है ना, उतना ही तय उन दोनों पर भी है जिन्होंने उसे हैम्ड किया है। और उतना ही तय बाकी के प्लेनेट्स पर भी है। और मून पास्ट लाइफ से कैसे कनेक्टेड होता है, यही आपका बेसिकली सवाल था, कि होता हाँ कैसे है। हाँ, होता कैसे है। तो और इसको अगर समझने के लिए मैं आपको। एक और पार्ट, सॉरी, एक और पार्ट में उसमें जोड़ना चाहूंगी कि सिर्फ मून या और भी अदर प्लैनेट पार्ट और प्ले करते हैं। सपोज मून केतु कॉम्बिनेशन लोग बहुत ज्यादा लाते हैं बीच में, कि पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है, या फिर आपको जैसे केतु मोक्ष के लिए कहते हैं। तो वो इज जस्ट मून, इट्स कॉम्बिनेशन, इट्स ऑल प्लैनेट, और अगर नहीं तो जस्ट कुछ जिससे कि क्लैरिटी से बताया जा सके कि पास्ट लाइफ से लेके आए हो। सपोज सम एक मैं एग्जांपल देती हूँ, मून इन स्कॉर्पियो लोग कहते हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग उसमें आती है, या जितना मुझे अभी तक उसमें समझ में आया, मून इन स्कॉर्पियो वो आपको बहुत गहरे विचारों में ले जाता है। समटाइम्स लोग खो जाते हैं उस मून इन स्कॉर्पियो में। तो अच्छा है, खराब है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है या नहीं है, जो भी आप जैसे भी एक्सप्लेन करना चाहें इसको। कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होता है, और वो हमारे लिए अच्छा और खराब हम उसको बना लेते हैं। तो अच्छा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। एक पेड़ है आम का, और उसके पेड़ से सपोज कीजिए कि आपको आम मिलते हैं, है ना। आम प्रेजेंट है, जो आपने आम खाया प्रेजेंट है। एक दूसरा पेड़ है जिससे आपको लीचियां मिलती है। तीसरा पेड़ है जिससे आपको कुछ और मिलता है, सपोज कीजिए अमरूद मिलता है ना, या नारियल मिलता है। वो जो नारियल मिल रहा है, वो जो आम मिल रहा है, वो जो अमरूद मिल रहा है, वो प्रेजेंट है। मैं देखिए फिलोसॉफी में इसलिए लेकर जाता हूँ क्योंकि मैं कॉम्बिनेशंस पर ले जाकर उलझाना नहीं चाहता किसी को, बांधना नहीं चाहता। क्योंकि पास्ट लाइफ की जब बात करेंगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक कॉम्बिनेशन से आप रिजल्ट बता दें। एक कॉम्बिनेशन के करोड़ों रिजल्ट हो सकते हैं। कुछ भी एक ही कॉम्बिनेशन एक ही कॉम्बिनेशन बता सकता है कि पिछले जन्म में इसने एक नाव डुबाई थी, और वही कॉम्बिनेशन बता सकता है कि पिछले जन्म में इसने एक बत्तख को डुबा दिया था, या एक मनुष्य को डुबा दिया था। वो कॉम्बिनेशन एक ही रहेगा। फैसला व्यक्ति की चेतना करेगी जो बता रही है। तो हमने जो फल देखा वो तो प्रेजेंट है, लेकिन वो प्रेजेंट बता रहा है कि ये प्रेजेंट इसलिए हुआ है। आज मैं आम इसलिए खा पाई हूं क्योंकि कभी कोई बीज मिट्टी में पड़ा था। उस एग्जैक्टली। मिट्टी में पड़े हुए बीज का रिजल्ट है आज जो मैं आम खा पा रहा हूं। अगर आपके पास आम है, आपके पास अमरूद है, आपके पास नारियल है, तो ये अलग अलग प्लेनेट ही है ना। और हर प्लेनेट जो आज आपको दे रहा है उसके बीज कहीं मौजूद है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर प्लेनेट, हर हाउस पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। अगर मंगल से आपको कुछ मिलता है, और मंगल आपके भाइयों को दिखाता है, और भाइयों के साथ आज आपके संबंध में या किसी प्रकार की घटना में कोई बात होती है, तो उसके बीज कहीं मौजूद है। वो पास्ट ही है, भले ही इस जीवन का पास्ट हो या पिछले जीवन का पास्ट हो। अभी जो समय आधे घंटे पहले बीत गया वो भी पास्ट हो गया ना। हाँ, जो कुछ और भी हर हुआ। पास्ट में, समझते हैं पहले थोड़ा इसको, तभी जी समझ में आएगा। जी हर जी। पास्ट में जब हम बात करते हैं, तो हर पास्ट में हमने एक बीज बोया था जिसका आज प्रेजेंट बना है। और हर प्रेजेंट में हम अगेन बीज बो रहे हैं, वो बीज अभी थोड़ी देर में पास्ट बन जाएगा। अभी हाँ जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं जो जो बातें कर रहा हूँ वो बातें बीज बो रही है आपके अंदर, और उसी से नए क्वेश्चंस निकल के आएंगे ना, वो क्वेश्चंस उस बीज का फल होंगे। हाँ।
एग्जैक्टली। ऐसे अगर आप समझें, तो जब और थोड़ा सा मैं इसको अगर डिटेल में करूं, तो जब हम बातें करते हैं, जब हम कुछ सोचते हैं, जब हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं कि मुझे तो ये कलर पसंद है, इस कलर की ड्रेस ले लूंगा, या मैं को फलाने व्यक्ति से शादी कर लूंगा, या फिर जो भी चीजें, हम ये नौकरी कर लूंगा, ये सारे थॉट हमारे मन में आते हैं। और मन की पूरी प्रक्रिया है, मन में भी पहले थॉट बीज के रूप में होते हैं। और थॉट की पूरी प्रक्रिया मन में ही है, शरीर में कोई प्रक्रिया नहीं, और आत्मा में भी कोई प्रक्रिया नहीं है। मैंने पहले भी बात की है, चंद्रमा, सूर्य और लग्न, ये तीन चीज जो है ना, ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल स्टार्टिंग है कुंडली के लिए। और जब भी पास्ट की बात आती है, तो इन तीनों में से जिम्मेदार अगर बनाया जाएगा किसी को बीज के रूप में, क्योंकि पास्ट हमेशा बीज है और कुछ भी नहीं है, तो चंद्रमा को बनाया जाएगा। और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अगर आज पास्ट हो जाएगा, करने के बाद थोड़ी देर के बाद पास्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब कि जो भी आपने किया है, आपने मन से ही तो किया है ना। आप इन्फ्लुएंस होकर भी करते हैं, तो पहले अपने मन की मर्जी लेते हैं, फिर करते हैं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ। इसलिए और चंद्रमा, हम्म, इसलिए चंद्रमा बहुत आवश्यक हो जाता है पास्ट के लिए। तो वो कहीं भी किसी भी राशि में पड़ा हो, वो आपके पास्ट के जीवन का बीज है, आप ये बोल सकते हैं। अब आप सोचिए कि इस जीवन में एक व्यक्ति जिस परिप्रेक्ष्य में सोचता है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर वो सोच रहा है, तो उसका बीज कहीं पड़ा होगा ना, क्योंकि सोच ही, उसका थॉट ही उसको कहीं पहुंचाएगा। आज अगर कोई सक्सेसफुल हो जाता है या कोई अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो उसके थॉट के प्रोसेस के कारण है। वो कैसे चीजें एज्यूम कर रहा है, कैसे चीजों को ले रहा है, और वो जो ले रहा है वो थॉट के कारण है। और चंद्रमा थॉट का कारक है, इसीलिए चंद्रमा को बीज बोला गया है कि वो बीज है पास्ट का। आप चंद्रमा को कुंडली में देख करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाते हैं। आप कहते हैं लिब्रा में चंद्रमा पड़ा है, तो लिब्रा की जो क्वालिटी है वो चंद्रमा व्यक्ति में डाल देगा, यही तो कहते हैं ना। कहते हैं ना उसकी राशि हो जाएगी। क्यों कहते हैं, क्यों हो गया उसका नेचर? क्योंकि नेचर किसी बीज का फल है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कर रहा हूँ? एक व्यक्ति अगर 5 साल की उम्र में गालियां देना सीख जाता है, तो जरूर उसने अपने पेरेंट्स से सीखी होगी ना। देखा होगा उसने पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को। बीज पड़ा कहीं, फिर कहीं फल आया उसका। हम्म। तो चंद्रमा को वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी बीज कहा गया है। चंद्रमा को बीज, लग्न को फल, और सूर्य को आप मिट्टी कह सकते हैं। तो जिनका लग्न में ही चंद्रमा है, उनका फल और बीज एक ही जगह है। नहीं, जब हम पास्ट लाइफ की बात करेंगे, तो यहाँ पे लग्न और हाउस को तो बिल्कुल ही लास्ट में लेना है। किसी हाउस की बात करें तो बिल्कुल ही लास्ट में लेंगे। क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, तो वो चीज हमारी निजी चीज है, वहां पर हाउस नहीं हो सकते, आप बांट नहीं सकते। चंद्रमा जिस राशि में पड़ा है, उस राशि को आप भले ही ले सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आप लास्ट में उसके बाद आप जाकर हाउस को लेंगे। जैसे चंद्रमा किसी के 8th हाउस में पड़ा है, और लिब्रा का पड़ा है ना। अब लिब्रा में 8th हाउस के होने का क्या मतलब है? लिब्रा शुक्र की राशि है, जी। शुक्र की राशि है, और वहां पर प्लेजर है, वहां पर बैलेंस है, वहां पर दूसरों के साथ रिश्ते हैं, खासकर अपोजिट जेंडर के साथ, है ना। और 8th हाउस का मतलब कुछ हिडन है। अब उसकी जिंदगी में अगर हम कहें कि पिछले जन्म से या इस जन्म में तुम्हारे पास कोई एक ऐसा रिश्ता आएगा जिसका संबंध तुम्हारे पिछले जन्म से होगा, और वो प्रोमिनेंट है, तो वो कैसे बना? तुमने बीज छोड़ा, उसका कहीं छोड़ा था, और वो इस जन्म में आकर इनिशिएट हो गया। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि ये जो व्यक्ति इस जीवन में आएगा और पिछले जीवन में जो व्यक्ति था, वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, एक होगा ऐसी कोई बात नहीं है। एनर्जी एक होगी, व्यक्ति अलग हो सकता है। और सिंपल करूं इसको आपके समझने के लिए, या आपको दिक्कत आ रही है? मुझे वो बात समझ में आई आपकी, जो आप ये कह रहे हो कि वो इंसान एक हो सकता है। आप सेम एनर्जी के, मतलब आपने जो भी पहले किया है इन दिस लाइफ और पास्ट लाइफ, बट एट द मोमेंट जब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए अपोजिट जेंडर से या अपोजिट पार्टनरशिप पार्टनरशिप से, तो
आप पहले कुछ साल पहले जो भी किसी रिलेशन में कुछ छोड़ के आए हो वो वापस आएगा, ऐसा कहना चाह रहे हो? कुछ साल नहीं, मैं तो पास्ट के जीवन की बात कर रहा हूँ। और आप यहाँ पे आप सोच नहीं रहे कुछ भी। यहाँ पर जो घटेगा, जो बीज है ना, फल आपके सिर पे गिरेगा। अच्छा, जब हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं तो आप फल तोड़ेंगे नहीं, फल आपके सिर पे गिरेगा वो। मतलब यू डोंट हैव चॉइस, इट विल कम। इट विल कम, लेकिन तो अपने थॉट प्रोसेस में एक पैटर्न देखेंगे जो आपको लगातार उस चीज के करीब ले जा रहा है, जिसको आप कहते हैं मैं अट्रैक्ट हो गया। ओके। जैसे एक और बात हो सकती है, अब यहीं पर डिफरेंस क्या होता है, सेम कॉम्बिनेशन से सेम रिजल्ट हमेशा नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वीडियो देखने वाले लोग, अगर वहां वीडियो देखने वाले लोगों में कोई मौजूद हो लिब्रा का 8th हाउस वाला, तो ये वो जज करे कि ये मेरे साथ होगा। एट द सेम टाइम बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको बहुत डेप्थ के साथ रिलेशन और मैरिज को मैनेज करने के लिए बहुत डेप्थ के साथ फीलिंग हो, उसको पता हो कि मैनेज कैसे किया जा सकता है। अब वो जो उसके सामने आउटकम आया है, जिसको हम कहते हैं कि आपके अंदर नॉलेज पिछले जन्म से आ गई है, वो बिना उस चंद्रमा के नहीं आई है। क्योंकि कहाँ वो रिकॉर्डेड कहाँ थी, आपकी आत्मा रिकॉर्ड नहीं कर सकती उसको। हालांकि आत्मा की शक्ति से रिकॉर्ड होता है। अगर जेमिनी का पड़ा है चंद्रमा और व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की आदत है, या उसको क्रेविंग मची है कि मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूं, ऐसे होते हैं ना जेमिनी वाले, सब बातें जाननी है, कहाँ से आया वो उसके उसी पिछले जन्म के कारण इस जन्म का फल है। अब उस जन्म में या तो उसने इंफॉर्मेशन को बहुत काटा होगा, डिपेंड करता है वो चार्ट में स्थिति कैसी है चंद्रमा की और बाकी ग्रहों की। या तो उसने इंफॉर्मेशन को बहुत निग्लेक्ट किया होगा, या उसने अपनी ऐसी आदत बनाई होगी कि बहुत इंफॉर्मेशन मुझे कलेक्ट करनी ही है, वो इस समय में कंटिन्यू कर रही है। कई बार बिल्कुल अपोजिट भी होती है। ओके। कई बार व्यक्ति पिछले जन्म में इतना जानना चाहता है, और उस जानने की इच्छा के कारण, अब यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड करता हूं, कि व्यक्ति की जो अंतिम समय की जो स्थितियां होती है अंतिम समय की, वो उसके उस जीवन का पुराना पूरा आउटकम होता है। और उस समय में जो भी चीजें बिल्कुल मृत्यु के समय में जो भी चीजें बहुत इंटेंस होगी, वो सब बहुत इनक्रिप्टेड फॉर्म में बहुत जल्दी उसके सामने उसके व्यक्तित्व में आ जाएगी। जैसे एक व्यक्ति जीवन भर चोरी करता है और मृत्यु के समय बहुत पीड़ित हो जाए कि मैंने चोरी कर ली और बहुत परेशान हुआ जीवन भर, अब चोरी को छोड़ना है और मैं छोड़ नहीं पा रहा, बहुत पीड़ित हो जाए, उसकी चेतना के रोए रोए में अगर ये बात डल जाए कि अब मुझे चोरी नहीं करनी है, तो इससे दो घटनाएं घट सकती है, डिपेंड करेगा व्यक्ति पे। एक तो ये कि बहुत ज्यादा वो चोरों के बीच पैदा हो जाए दूसरे जन्म में, और उसके भीतर इच्छा हो जाए कि मुझे चोर नहीं बनना है, और वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, क्योंकि हमारे थॉट है ना, वो आगे के जीवन के लिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देते हैं। दूसरी एक बात और हो सकती है कि वो बिल्कुल ही ऐसी जगह पे पैदा हो जाए जहां पर चोरों का कोई अता पता नहीं है, और बिल्कुल नीतिगत बातें होती है, बिल्कुल पारिवारिक ढंग से रहता है, चोरी वगैरह की झूठ की बिल्कुल कोई बात नहीं है। दोनों बातें घट सकती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये इतना वर्सेटाइल है मामला। आप तो ज्योतिष को लेकर हाथ में बैठे हैं, जिन्होंने सदियों साधना की उन्होंने भी मुंह बंद कर लिया, बताया नहीं। ऐसा है ना। जी, जी। जिनको हम आज देवताओं की तरह पूजते हैं, उन्होंने भी पूछने पर आवाज नहीं निकाले मुंह से कि ये पास्ट लाइफ का मामला क्या है। क्योंकि ये वर्सेटाइल है, व्यक्ति के साथ बदलता है, स्थिति के साथ बदलता है। और आप बदल सकते हैं, जैसे लोग बोलते हैं ना कि क्या हम अपने कर्मों से चार्ट नहीं बदल सकते, बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन उसका समय डिफाइन कौन करेगा। आप आज कुछ करेंगे और कल बदलाव हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपके लिए कल तो 24 घंटे बाद होता है, हालांकि कल होगा, लेकिन आपके लिए कल तो 24 घंटे बाद होता है। यहाँ कुछ और भी है जिसके लिए कल आने में हजारों साल भी बिताने पड़ेंगे। उसके लिए कल आए, इसके लिए हमारे हजारों साल बीत जाने पड़े। तो बदलेगा तो जरूर। हम अपने जीवन को बस बहुत छोटे देखते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। जब आप बहुत ब्रॉड देखेंगे ना, तो कहेंगे ये है, सब है, अलग अलग स्थानों पर मौजूद। लेकिन जो इंसान है वो तो करंट प्रॉब्लम से परेशान है और उसको तो सोल्यूशन चाहिए कि कैसे इसको फिगर आउट करें। तो जो ये मून वाली इंफॉर्मेशन है, सपोज जो एक मेरे अंदर थॉट आता है ये जान के, वो भी मेरे मून से ही आता होगा कभी, कि कैस
तो आप क्या कर लोगे ये जान के कि आपने पास्ट लाइफ में क्या किया था, और उसको अगर आप अभी सॉर्ट आउट करोगे तो आप ये भी कैसे श्योरिटी रखते हो कि ये आपकी प्रॉब्लम को खत्म कर देगा, क्योंकि उसकी लिमिट कितनी है ये तो आप नहीं जानते। तो ये किसी को इन रियल लॉजिकल प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हेल्प करेगा, जब हर कोई इसके लिए रन कर रहा है कि मैं ये पता कर लूं कि पिछले जन्म में क्या गलती करी थी, अभी फिक्स करूं और ये प्रॉब्लम खत्म, एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड। दिस इज द पैटर्न आई हैव सीन अलॉट। लेकिन ये पैटर्न गलत है ना। ये पैटर्न आज अपनाया जा रहा है, पहले तो नहीं था। पहले तो हम बात करते थे कि हमको ये बताइए कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए करूं क्या। ना तो वो पास्ट लाइफ की बात करते थे, ना वो आज की बात करते थे। अब मैं किसी को कह दूं कि तुम पिछले जन्म में छिपकली थे, वेरीफाई कैसे करोगे? कोई तरीका और नहीं। जो चीजें वेरीफाई कर रही है उस चीजों को कैसे वेरीफाई करोगे? सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति है जो हिप्नोटाइज करके व्यक्ति को ले जाता है कहीं और बोलता है कि हाँ मैं छिपकली था। ये दैट्स पास्ट तो लाइफ उस रिग्रेशन, हिप्नोटिज्म राइट? को कैसे ये वेरीफाई करोगे कि वो हिप्नोटिज्म सही है? राइट, ऐसे तो कितना स्टोरीज है इन दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन। मतलब जब ये सब भी मैं सुन रही थी, पढ़ रही थी, तो दैट आल्सो थिंग केम कि लोगों को बंद करके हिप्नोटाइज करके दैट रिग्रेशन थेरेपी से पीछे ले जाते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे। फिर वो एक जन्म में भी चला जाता है, दो जन्म में भी चला जाता है, डिपेंड करता है उसकी कॉन्शियसनेस कितने लेवल तक जा रही है। स्टोर है सब कुछ माइंड में, तो कहीं ना कहीं से लेके आता है, क्योंकि दैट्स बीन सेड कि बॉडी जो है 70% वाटर से बनी है। मून वाटर का कारक है, तो वो जो मेमोरी है वो उस तरीके से ट्रांसफर होती है। न- आप हाँ बोलिए प्लीज, हाँ देखिए, बताइए। मैं आपको इस पर अपने थॉट बताता हूँ कि हम अगर कहते हैं कि माइंड में कुछ रिकॉर्ड है और हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, रिग्रेशन जैसी चीज आज पैदा हुई है। पहले इसको कुछ और लोग साधना से पास्ट लाइफ के बारे में पता लगाते थे, और बहुत मामलों में पास्ट लाइफ के बारे में जानने की किसी को कोई क्रेविंग नहीं होती थी। लोग बोलते थे मुझे मोक्ष चाहिए, भविष्य में मुक्त होना है, पीछे के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं था। लेकिन आज, और वो अप्रोच थी एक, और आज जो अप्रोच है वो ये कह रहे हैं कि पीछे जाना है, और पीछे जाते भी हैं लोग। अगर मैं ये कहूं कि व्यक्ति जहां भी जा रहा है, जिस भी चीज में रिग्रेट करके जा रहा है, पीछे रिग्रेशन के साथ जा रहा है, वो उसी व्यक्ति के माइंड के तल है, तो ये गलत नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी चीजें झूठी है, लेकिन मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं कि आप अगर रिग्रेशन के साथ पीछे चले जाते हैं तो इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे कि आप जहां पहुंचे हैं वहां पर आपके ही माइंड का कोई तल मौजूद नहीं था। हमारा साइंस आज कहता है ना कि एक एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यस यस। ड्यूअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये बात साबित हो चुकी है कि वो आगे 90% से आगे लोगों के अंदर ड्यूअल पर्सनैलिटी या उससे ज्यादा पर्सनैलिटियां मौजूद है। सब में है, हाँ, ट्रू। सब में है। और मुझे ये बताइए कि अगर वो पर्सनैलिटी स्ट्रांग होकर के कभी सामने आती है, और साइंस ये कहता है कि जब भी वो पर्सनैलिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो बाकी की आपकी रियल पर्सनैलिटी जो है ना वो भी खो जाएगी। तब तक के लिए जब तक वो पुरानी पर्सनैलिटी या जो पर्सनैलिटी स्ट्रांग है वो ऊपर आ चुकी है। एक व्यक्ति के जीवन में उसकी इतनी पर्सनैलिटियां होती है, उसके थॉट के इतने, उसके अंदर जीवन होते हैं, जीवन के अंदर जीवन होता है, व्यक्ति के दिमाग में जीवन होता है। और वो जो निकल करके सामने आ रहा है ना, वो उसके बहुत गहरे अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड का एक प्रोजेक्शन हो सकता है चीजों का। हाँ, इससे, अब अगर हम पूछें क्या इससे रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ प्लेसिबो की तरह काम करता है, आप पास्ट लाइफ में जाकर समस्या के उसी तल को देखते हैं जिस तल का पता आपको पहले से था। अगर मैं आपको ये कहूं जिस तल का आभास आपको पहले से था, उसी तल को आप फिजिकल रूप में या प्रोजेक्टेड रूप में देख लेते हैं, तो ये भी गलत नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पास्ट लाइफ को देखा नहीं जा सकता, देखा जा सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है। सोचिए कि जिस चीज में ताला प्रकृति ने लगाया हो, उस चीज के ताले को खोलने के लिए क्या सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और जहां पर लोग पूरा जीवन लगा देते थे पहले, आज एक व्यक्ति आता है और वो कहता है मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूंगा, और वो उस ताले को खोलता है, प्रकृति के लगाए ताले को। इस पर क्वेश्चन उठाना और इस पर बहस करना अंतहीन है।
जी। है ना, क्योंकि मैं कुछ कहूंगा, सवाल उठाऊंगा, आंसर करने वाला आंसर करेगा, लेकिन मैं बस थॉट दे रहा हूं कि सोचे व्यक्ति, सोचे कि क्या सामने आ रहा है। जब व्यक्ति को, एक समय था जब व्यक्ति ये कहता था ना अपने गुरु को आकर के, लगता है मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, उस समय भी इस गुरु उसका उसको अग्नि परीक्षा से गुजारता था और कहता था कि पूरा पक्का हो जाना चाहिए कि तुझे जो हुआ है वो बिल्कुल वही चीज है कि नहीं जो होना चाहिए, क्योंकि उसके होने का धोखा भी होता है। और जो धोखा है ना वो रियलिटी से ज्यादा मजेदार होता है, ज्यादा प्लेजरफुल होता है। तो अगर हम ये कहें कि ये सारा खेल हमारे प्रेजर प्लेजर का ही है, हम जो करना चाहते हैं उसको करके हम आज के समय में बिजनेस खड़ा कर रहे हैं या पैसा बना रहे हैं, तो कहाँ से गलत होगा? नहीं, गलत तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहूँ? जी, जी। नहीं, गलत तो तो बिल्कुल पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जैसी चीज है, लेकिन ये बंद कमरे में बिल्कुल आसानी से 2 मिनट में हो जा रहा है, तो वेरीफाई कहाँ करेंगे आप? और जिस चीज से वेरीफाई कर रहे हैं उसको कौन वेरीफाई करेगा? और फिर उसको, उस चीज को कौन वेरीफाई करेगा जो सेकंड टाइम में वेरीफाई की गई है? ये वेरिफिकेशन की जो पूरा खेल है, ये साइकिल पीछे इतनी जाएगी कि आप इसको कहीं भी वेरीफाई नहीं कर पाते। तो वेरीफाई क्या करता है? वेरीफाई करती है व्यक्ति की अपनी चेतना, जी, जी। वेरीफाई करता है व्यक्ति का गुरु। इसीलिए गुरु की इतनी महत्ता थी पहले। वेरीफाई करता है गुरु, वो कहता है कि तुम्हें अग्नि परीक्षा से अब गुजारूंगा और पता लगाऊंगा कि तुम्हें जो हुआ है वो क्या है। क्योंकि ये जो संसार दिखता है ना, जो बाहर है, उसमें जितने भटकाव है ना, उससे हजारों करोड़ों गुना ज्यादा भटकाव उस संसार में जो दिखाई नहीं देता हमारे भीतर मौजूद है। बाहर के संसार में कुछ पाना बड़ा बड़ा मुश्किल है, अंदर के संसार में पाना चुटकियों का खेल। तो इन सपोज जो स्टार्ट हुआ था, तो क्वेश्चन स्टार्ट था, उसका जो बीज था, उसका जो थॉट था, उसका रीजन ही यही था कि जो जिन चीजों से लोग आजकल ज्यादा परेशान है, मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारा। सपोज जॉब नहीं मिल रही हाँ, है, पैसा मैं नहीं आ उसको रहा है, तो उससे भी मैं मेंटल उसको प्रॉब्लम ही हो रही है। हम नहीं, हाँ, तो मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ। अब वो जो अप्रोच थी, उस अप्रोच की मैं बात करता था। तो मैं ये कहता हूँ कि आप पास्ट लाइफ के पीछे पड़े ही क्यों हैं? आप वो काम अपने से छोड़कर जिसका है उसको दे दीजिए ना। आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और कहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी? अप्रोच गलत है पूछने की। मैं ये हमेशा ये कहता हूँ कि पूछने की अप्रोच क्या होती है। हमारे शास्त्रों में एस्ट्रोलॉजर से क्वेश्चन पूछने का भी पूरी व्यवस्था बताई गई है कि कैसे पूछना है, कैसे हाँ। एस्ट्रोलॉजर के सामने जाना है, वो बताया गया है। कि एस्ट्रोलॉजर के सामने जब तुम जाओ ना, तो खाली हाथ मत पहुंच जाना। वहां हम्म। कुछ फल फ्रूट, कुछ अनाज ये लेकर जाओ। लेकिन अब तो हम जा नहीं सकते, अब तो हम सारा खेल ऑनलाइन है। पहले तो एस्ट्रोलॉजर या जो पंडित जी होते थे या जो एस्ट्रोलॉजी के जानकार होते थे, उनका एक स्थान होता था। और वो हाँ। आपके आने से पता लगा लेता है, आपके आने के ढंग से पता लगा लेता है कि आपको दिक्कत क्या है और उसका जिस सॉल्यूशन कहाँ है। जिसको लेकिन निमित्त अब वो कहते चीजें हैं। बदल गई। हाँ, जिसको जिसको निमित्त। निमित्त कर जिसको निमित्त कहते हैं। तो अब ये चीजें बदल गई है। तो अप्रोच व्यक्ति की गलत हो गई है। हमने पास्ट लाइफ में क्या ऐसा किया था जिसके कारण ये हो रहा है, ये सवाल ही गलत है। तो हमें ये कहना चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशन में पड़े हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये कब तक ठीक होगी? क्या इसके ठीक होने का समय आएगा, या मुझे ऐसे ही जीवन जीना पड़े? जैसे मैरिज के लिए बात करते हैं, तो व्यक्ति यही बोलता है ना कि मैरिज कब होगी, हाँ। यही तो कहता है ना। हम्म। लेकिन जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पास्ट लाइफ में कुछ किया था, उसके कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। आप खुद ही जज करते हैं कि उसके कारण हो रही है। सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। आप मैरिज की बात करेंगे ना, पत्नी जो मिलेगी वो भी पास्ट लाइफ के कारण ही मिलेगी। माँ जो मिली है ना, वो भी पास्ट लाइफ के कर्मों के कारण मिली। अब कर्मों का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ किया था और उसके कारण वो हो गया है। करना तो बस एक बाहर की चीज है। एक्चुअली बात यह है कि आपकी उस समय में एनर्जी बाकी लोगों के साथ किस प्रकार से थी। जैसे हो सकता है कि आज किसी व्यक्ति की जो माँ है वो किसी जन्म में उसकी पत्नी रही हो। ऐसा हो सकता हाँ, बिल्कुल। जो है। एक पार्ट। बार हाँ, एक मतलब। बार एक बार एक बार अभी कुछ थोड़े दिनों के पहले की बात है, एक इंटरव्यू मेरे सामने आया गोविंदा का। उनकी पत्नी ये कहती है कि मैं अगले जन्म में इसकी माँ बनना चाहती हूँ। अच्छा। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि कुछ ये पार्ट अपनी शेयर माँ के कर। प्रति, हाँ। हाँ, वो अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा सरेंडर है, बहुत ज्यादा हम्म। समर्पित है वो।
तो वो चाहती है कि अगले जन्म में माँ बन जाऊं। हो सकता है अगले जन्म में वो दोनों माँ बेटे के रूप में पैदा हो जाए, हो सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी उसकी वो डिजायर, वो आज का थॉट हो सकता है उसको आगे ले जाए इस बात के लिए। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम जो भी चीजें खोज रहे हैं उसके लिए अप्रोच जो बना रहे हैं वो हमारी गलत है। हम चीजों को समझ के फिर रिजॉल्व करना चाहते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ये कहते हैं कि पहले बताओ कि हमारे पेट में कितने ऑर्गन हैं और कहाँ दर्द हो रहा है, फिर दवाई देना। क्योंकि हम तो इंटेलेक्चुअल होते चले जा रहे हैं समय के साथ। हाँ, और जब दिक्कत ये होती है कि जब आप अब किसी के चार्ट में बताएंगे कि यहाँ ये गड़बड़ी है, टेक्निकलिटी के साथ जब आप समझाएंगे, तो वो लास्ट में ये कहेगा मेरे चार्ट में सब खराब ही है, अच्छा कुछ भी नहीं है। खराब तो आप देख रहे हैं, आपने जो किया है वही तो आपके चार्ट में है ना। राइट। आप ढूंढने ही खराब आए थे, तो आपको खराब ही बताया जाएगा ना। आपकी अप्रोच ही यही थी कि आपने ये बताओ कि पिछले जन्म में मैंने क्या गलत किया था। राइट। हमें थॉटफुल होना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अभी जो जो ये दिक्कत चल रही है ये कब तक चलेगी, ये अप्रोच है। या अगर मैं इससे लड़ना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। खत्म तो ऐसे नहीं हो सकता कि हमने कोई बटन दबाया और स्विच ऑफ हो गया, नहीं। आप रेमेडी भी करेंगे तो समय आने पर ही खत्म होगा, तुरंत नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने रेमेडी की और दूसरे दिन बाद खत्म हो जाए। आपकी रेमेडी की इंटेंसिटी उस आने वाले तूफान को कम करने में सक्षम है, लेकिन वो इंटेंस जितनी होगी वो डिपेंड करेगा कि वो तूफान कितना इंटेंस है और रेमेडी कितनी इंटेंस है। इसलिए रेमेडी अपने आप में एक मिथ है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। हम जाते ही एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए हैं कि रेमेडी चाहिए। और हाँ। फिर ये सवाल करते हैं कि अगर आप रेमेडी नहीं दे सकते तो फिर आपके पास जाना क्यों। मत आओ भाई, तुम कहीं तो जाओ। तुम भगवान के पास नहीं जा सकते इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तुम ईश्वर से बात नहीं कर सकते इसलिए एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो। तुम्हें लगता है कि कुंडली में उत्तर मिल जाएगा, फिर एस्ट्रोलॉजर के पास इसीलिए जाते हो। और वहां जाकर तुम यही सवाल करते हो कि आपके पास क्यों आए, तुम्हें बुलाने तो गया नहीं था कोई। तुम कहीं भी जाओ, तुम पत्थर में सर मार लो, लेकिन अपनी गलती के लिए अगर मार लोगे ना पत्थर में सिर दिल से, तो ईश्वर तुम्हें माफ कर देगा, एस्ट्रोलॉजर थोड़ी माफ करेगा तुम। सही इसलिए है। इस्लाम में एक पूरी व्यवस्था है, इस्लाम के धर्म में पूरी व्यवस्था है। जब कोई गलती हो जाए ना, तो वहां पर जो भी प्रीस्ट हैं, जो भी गाइड मौला। करने वाले, वो ये कहते हैं कि अल्लाह से तौबा तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो। वो ये कहते हैं अच्छा। कि तुम्हारी कोई भी गलती है तुम उससे तौबा कर लो, माफी मांग लो, और आगे वो गलती मत करना। अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, उसके हाथों में माफी है। अल्लाह के हाथ में माफी है तो हमारे ईश्वर के हाथ में क्यों नहीं हो सकती। हो वो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन आपकी अप्रोच तो बने। टेक्निकलिटी के साथ चीजें चाहते हो कि अगर मैंने किसी को पत्थर मारा है तो मुझे बताओ, मैं जाके उसको मरहम लगा दूंगा। अभी हाँ। समय उसको मरहम लगाने का नहीं है, उस पत्थर के असर के कारण तुम्हें जो चोटें लगी है, पहले अपने को मरहम लगाओ। अब जब अपने को मरहम लगाने लगोगे तो उस चोट का असर कम होने लगेगा, तुम स्ट्रेंथफुल होते चले जाओगे और धीरे 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 तुम ओवरकम कर जाओगे। क्योंकि वो जो आग लगी है, अब पेट्रोल पड़ा है किसी टैंक में और उसमें आग लगा दी जाए, फिर उसको बुझाया जा सकता है क्या जब तक पेट्रोल खत्म ना हो जाए। हाँ, वो तो जलेगा जब तक, क्योंकि आपने वो तो जब स्टार्ट तक उसका फ्यूल इनिशिएट तो है, कर ही दिया है ना, तो चलेगा वो तो। वो तो जलेगा। जब तक उसका फ्यूल है तब तक वो जलेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप उस आग के लिए व्यवस्था कर लीजिए और उसको बुझाने का प्रयास भी कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि मत बुझाइए और जलने दीजिए, कम से कम नुकसान तो कम होगा। राइट, राइट। नहीं, बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया भी, जब आप शुरू में एक्सप्लेन कर रहे थे कि जब वो मूव होते हैं, ट्रांजिट होते हैं, तो कुछ ना कुछ अफेक्ट इनिशिएशन होता है और आपको पता चलता है कि अब ये करना शुरू कर देना चाहिए। सपोज कहते हैं लास्ट अभी मार्च से लेके और मई तक काफी ट्रांजिट्स जो है वो पेंडिंग है। सैटर्न इज मूविंग इनटू इनटू पाइसेस और राहु केतु एक्सिस इज मूविंग। तो कुछ आप ऐसे ऑन ऑन दैट मार्क्स के कैलकुलेशन प्रेडिक्शन स्पेशली फॉर एस्ट्रोलॉजर्स के जब वो ये सुने तो उनको कुछ कंटेंट मिले कि भाई ये इस सर ने बताया और इससे हमने ये प्रेडिक्ट किया। सो दैट आई वांट टू आल्सो
नो। और एक और चीज आफ्टर दैट आई मैं दोनों बोल देती हूँ, सो आई विल नॉट मिस एंड यू विल गेट टू नो। सो जो ये मून वाला पार्ट हमने किया, कुछ लोगों को फ्लैशबैक्स होते हैं जिसे हम डेजा वू कहते हैं, या फिर हम ये कहते हैं हमने सपने में देख लिया और फिर हमें बाद में समझ आया, और वो इवेंट होता भी है। तो वो लोगों की स्टेज ज्यादा एक्टिव है, या उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव कर रखा है? वो मून की कौन सी स्टेज है, और क्या ये मून से कनेक्टेड है या नहीं? लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर पहले करता हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जब ये घटनाएं किसी के साथ होती है कि हमने तो ये पहले फील कर रखा है कि ऐसा हुआ, या हमने कुछ सपने में देखा और वो चीजें 6 महीने बाद हो गई, ये सारी चीजें होती है। और इन सारी चीजों के लिए जो एनर्जी है वो हर व्यक्ति के अंदर मौजूद है। फर्क इतना ही है कि किसी के अंदर वो उभर के सामने आ चुकी है, किसी के अंदर नहीं आ चुकी है। ओके। तो ये सब चीजें जो व्यक्ति के साथ घटती है, ये एक प्रकार से उस व्यक्ति की शक्ति है। हम ये कह सकते हैं कि ये उस व्यक्ति की शक्ति है। अब उस शक्ति पर नियंत्रण, संसार की किसी भी शक्ति पर नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हो सकता है। ये ये रूल है कि अगर ज्ञान नहीं है तो शक्ति पर नियंत्रण नहीं हो सकता। तो जिन लोगों की ये घटनाएं होती है और वो इससे परेशान होते हैं, इसका मतलब कि उसको इस बात का ज्ञान और भान नहीं है कि ये शक्ति क्या है, पहचान नहीं, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। और कुछ लोग जो इससे परेशान नहीं होते, वो इस शक्ति के कारण हो सकता है घमंड में चले जाएं, ईगो में चले जाएं। जब तक आपको उसका भान, ज्ञान और पहचान नहीं होगी, तब तक आप उस शक्ति के साथ अपने को अलाइनमेंट में नहीं ला सकते, और वो शक्ति आपके लिए काम नहीं कर सकती। जैसे किसी व्यक्ति को दिखाई देता है कि आज सपने में कुछ हुआ और 6 महीने बाद वो घटना घटी। ये चीजें एक्सीडेंटली हो रही है ना, वो कर नहीं हाँ, रहा। वो कर नहीं रहा, राइट। ऊर्जा एक्सीडेंटली काम कर रही है, वो उसके भीतर की ही ऊर्जा है लेकिन एक्सीडेंटली काम कर रही है। यही चीज जब वो व्यक्ति उस पर, उसके ज्ञान में आएगा, उसको भावना से उसको एडॉप्ट कर लेगा, जब उस शक्ति पर उसका अधिकार हो जाएगा ज्ञान से, तब वो जब चाहेगा तब उसका इस्तेमाल करेगा, और तब वो कंट्रोल में होती है। अनकंट्रोल शक्ति तो परेशान ही करती है कि आज मैंने कुछ देखा, अब 6 महीने इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा। तो ये होता है व्यक्ति के साथ। और कई बार जिसे हम डेजा वू या बाकी चीजें भी कहते हैं ना, देखिए इसमें मेरी तरफ से कोई भी प्रकार का हम रूल के हिसाब से कोई रूल नहीं दिया जा सकता कि ये व्यक्ति अगर वो देख रहा है तो क्या वो सही है। ऐसा भी हो सकता है ना कि हमारा माइंड हमारे साथ खेल रहा हो। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। हमारा माइंड हमारे साथ खेल सकता है बहुत आसानी से। ऐसी सिचुएशन बनाई जा सकती है कि आपको आज कुछ दिखाई दे, और वो पहले कभी आपने फील नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपको ये फील हो कि ये मैंने पहले फील किया है। वो डेजा वू है। लेकिन सपनों के साथ और विजुअलाइजेशंस दिखाई दें, वो सब चीजें तो हो सकती है। व्यक्ति की जो पूरा पूरा जो शरीर है ना, व्यक्ति की जो चेतना का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल फ्रिक्वेंसी को अडॉप्ट करने के लिए बनाया गया है कि बाहर जो फ्रिक्वेंसीज हैं उसको आप अडॉप्ट कर लें। तो जैसे रेडियो कभी कभी घूमता है तो किसी ऐसी फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाता है कि कुछ भी सुनाई दे रहा है, बिल्कुल वैसे ही हमारा रेडियो किसी किसी व्यक्ति का उस फ्रिक्वेंसी पर जाकर सेट हो जाता है कि वो एक्सीडेंटली कुछ भी चला आता है उसको। तो बेसिकली जो ये न्यूरो साइंस की थ्योरी है कि हमारा ब्रेन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे जाता है, अल्फा थीटा, और उस समय जो वेव्स हम कैच करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रीम्स देखते हैं, अलग रैम में चले जाते हैं और कुछ और देखते हैं। तो उसी चीज को कंफर्म कर रहे हैं आप थ्रू एस्ट्रोलॉजी इन दैट सेंस? हाँ बिल्कुल 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 वही है। जैसे राहु की कुछ सिचुएशंस होती है 12th हाउस में, जहां पर व्यक्ति को 3rd हाउस में भी, जहां पर व्यक्ति को घटना से साल भर पहले तक, 2 साल पहले तक सपने आ जाते हैं और पता चल जाता अच्छा, तो राहु 12th हाउस वाले को ड्रीम्स है। आते हैं तब बहुत आउट ऑफ द सबको वर्ल्ड? नहीं, सबको नहीं, लेकिन सबको कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, जैसे चंद्रमा के साथ अगर वो कनेक्ट हो जाए, और हम्म। कुछ विशेष राशियां में अगर उसको मिल जाए और बाकी प्लैनेट्स के साथ उसका ठीक तालमेल भी बैठ जाए, तो ये ठीक होता है। अदरवाइज क्या होता है, वो व्यक्ति अपने से ही चीजों को अपने भीतर प्रोजेक्ट करता है और वो भटकाव में चला जाता है। जैसे अब वो व्यक्ति अगर प्रयास कर रहा है कि मुझे कुछ प्राप्त हो, क्योंकि वैसे सिचुएशन में लोग है ना, कुछ इनविजिबल चीजों में लग जाते हैं, इनविजिबल चीजों को प्राप्त करने में लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई तंत्र में लग गया, कोई बार ऐसा होता है जिसको मोक्ष के लिए बहुत प्यास हो गई है, कई बार ऐसा होता है जिसको किसी देवता को खुश करना है, उसको देवता दिखने लगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा क्लेम करते हैं मुझे फलाने देवता दिखाई देता है। तो वो
ऐसा मैं नहीं कहता कि वो दिखाई नहीं दे सकते, वो दिखाई दे सकते हैं, लेकिन सवाल पूछो कि क्या तुम इतने बड़े पात्र हो कि तुम्हें दिखाई दें, या सिर्फ राहु के बैठ जाने से दिखाई दे रहे हैं। राहु इतना कर दे कि आपके लिए देवता लाकर खड़ा कर दे, तो फिर बात ही क्या थी। राइट। तो जो भी हो रहा है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये राहु और केतु जो कुंडली में है ना, ये इतने बड़े जाल बुनते हैं कि हम जन्मों तक इसको नहीं सुलझा पाते। हालांकि आपको फील होगा कि आपने वो फिल्म देखी है ना, मुन्ना भाई, जिसमें गांधी जी दिखाई देते हैं उसको। हाँ हाँ। जी। वो घटनाएं व्यक्ति के साथ होती है, वो उसी व्यक्ति का अपना स्वरूप है, उसी व्यक्ति की ऊर्जा है जो उसको देवता के रूप में खुद को ही प्रोजेक्ट कर रहा है। खुद ही दिखाई देने लगता है, क्योंकि ऐसे बहुत केस होते हैं ना, लोग कहते हैं मुझे देवी दिखाई देती है, मुझे ये भगवान दिखाई देते हैं, कुछ भी अलग से हो रहा है तो उसका सारा प्रोजेक्शन इसी तरफ चला जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन मैं ये कहता हूं कि पहले देखो, जानो और समझो, और उस अग्नि परीक्षा से तो गुजरो कि ये अगर इतनी बड़ी चीज मेरे सामने आ गई है तो आखिर कारण क्या है, क्या मैं इसके काबिल हूँ। ऐसा हो हाँ, सकता है कि एक आदमी खूब शराब पिए, उसके बाद उसको दिखाई देने लगे कुछ। तो बहुत वो कुछ उस दिख व्यक्ति जाएगा। को नहीं, उस, हाँ, वो उस व्यक्ति को नहीं दिख रहा है, वो शराब को दिख रहा है। जरूर को दिख रहा है, आप वो एग्जैक्टली। शराब अपने दिमाग में भी पैदा कर सकते हैं, लगातार आप सोचते रहें कुछ। कहते हैं ना, भूत कई मामलों में भूत व्यक्ति की अपनी थिंकिंग में होता है, बाहर नहीं होता। और भूत को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी को दिखाई दे, भूत को नहीं है, देवता की तो बात ही छोड़िए। राइट राइट। नहीं, ऐसा कहा जाता है ना, जिनका मून केतु कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर इतनी पर्सनालिटीज होती हैं कि वो खुद से ही अंदर बातें कर रहा होता है। नहीं, मून केतु वाले के अंदर एक बहुत डीप थॉट प्रोसेस होता है, मून राहु वाले के अंदर भी। हम ये कह देते हैं कि मून राहु वाले बहुत अनस्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारी कुंडलियों में मून राहु वाले थॉट में इतने डीप चले जाते हैं कि वो बहुत गहराई से बहुत सारी चीजें निकाल कर बाहर ले आते हैं, मून केतु वाले भी, क्योंकि वो डिटैच्ड हैं। अच्छा। अब केतु की भी बात करें तो कभी मैं करूंगा इस पर बात। जैसे हम कहते हैं केतु मोक्ष का कारक है, हम्म। मोक्ष का कारक नहीं है केतु। मोक्ष का कारक कैसे होगा? डिटैचमेंट से मोक्ष नहीं होता, भाग जाने से मोक्ष नहीं होता। केतु मोक्ष का द्वार है, कारक नहीं है। अच्छा, आप उस डोर तक पहुंच गए अगर, तो उसके बाद आप वहां जा सकते हैं, अगर आप हाँ, में और कैपेबिलिटी और है और तो। हमने डोर पर ले जाकर बात खत्म कर दी। और इसीलिए केतु किसी को आज तक मोक्ष नहीं दे पाता। सारे 12th हाउस के केतु वाले घूमते रहते हैं इस बात को लेकर अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के पास कि मुझे मोक्ष इस जन्म में मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और मिलने वाला किसी को नहीं है, मैक्सिमम 99% वालों को तो नहीं है। क्योंकि आपकी अप्रोच ही गलत है। मैं वही अप्रोच बताने आया हूं कि आपको अप्रोच क्या देखनी है। एस्ट्रोलॉजी को देखने की अप्रोच खो गई है हमारी। बिल्कुल नहीं। क्योंकि हम है ना, हमारे पास दूरबीन है, और हम उस दूरबीन से आसमान में देखने की जगह हम रेत में कुछ देखना चाहते हैं। रेत में देखने के लिए दूरबीन नहीं होती। वाह, दिस इज वेरी गुड एग्जाम्पल कि गलत चीज से गलत जगह ढूंढ रहे हैं, फिर आप सवाल कर रहे हैं कि ये ऐसा काम नहीं करता। वो लीटर नापने वाला वो होता था ना, जिससे मिट्टी तेल नाप करके मिट्टी तेल दिया हाँ करता हाँ हाँ हाँ। था। आप वो किसी के पास ले जाएं, किराने वाले के पास, और कहें कि 1 लीटर चीनी दे दो, भगा देगा ना। मेजरमेंट गलत है। क्या मांग रहे हैं? आप क्या राइट। मांग रहे हैं? आप लेने तो सही चीज गए हैं, लेकिन अप्रोच गलत है। जी जी। आई आई गेट इट कम्प्लीटली, और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चन के हम एक एपिसोड में सारे जवाब जो है वो निकाल के ला पाएंगे, बिकॉज दैट्स ऑल नहीं। इंटरकनेक्टेड। भले ही मैंने शुरुआत एक सवाल से की, बट वो बहुत कनेक्शंस को रखता है हर जवाब में। और मेरा जो अप्रोच है ना एस्ट्रोलॉजी को देखने का, वो इसीलिए मैं कॉम्बिनेशन, आपने देखा होगा इतने बड़े कन्वर्सेशन में मैंने कॉम्बिनेशन एक भी नहीं बताया। हाँ राइट। क्योंकि कॉम्बिनेशंस तो तब आएंगे, मैं ये चाहता हूं कि लोग कॉम्बिनेशंस की ऊर्जा को समझें और खुद कॉम्बिनेशंस को जान पाए, एनर्जी का फ्लो समझें। कॉम्बिनेशंस में क्या पड़ा है? आप अगर एनर्जी का फ्लो समझते हैं, आपकी चेतना उतनी जागृत हो जाती है, आपने उतनी प्रैक्टिस कर ली है, तो आपको बहुत कुछ वैसे ही मिल जाएगा। कॉम्बिनेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। राइट। और एक। इसीलिए मैं मेरे मेरे सामने
कोई भी स्टूडेंट आता है ना, तो मैं पहले यही कहता हूँ, स्लेट खाली करके आना, साफ बिल्कुल। जो याद किया है, जो समझा है आज तक ना, सारे उलट पलट कर दूंगा मैं। राइट। सारे तुम्हारी सीखी हुई बातों को मैं तोड़ दूंगा। तुम कहोगे मून ये कहता है, मैं कहूंगा भगाओ इसको, हटाओ इसको। तुम कहोगे चंद्रमा ये करता है, मार्स ये करता है, मैं कहूंगा हटाओ इसको। पहले ये देखो कि करता क्या है। करने जिसको जिसको हम करता कह रहे हैं ना, वो है क्या। अब आपके राइट। मून की बात करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को जाने नहीं दूंगा, आपका मून कहाँ है बताइए, मैं उससे थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरा मून थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में है। अब थर्ड हाउस में हुए हुए मून के साथ क्या दिक्कत है? राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि है। तो अब ऐसे व्यक्ति के साथ एक बहुत पॉजिटिव बात होगी कि वो जब भी थॉट में उतरेगा, तो बहुत गहरी चीजें, ऐसी ऐसी चीजें निकाल कर बाहर कर देगा। वो मून कर रहा है, व्यक्ति नहीं कर रहा। ऐसी ऐसी चीजें निकाल करके अपने थॉट से बाहर करेगा कि वो न पहले कभी देखी गई होगी, उस व्यक्ति ने भी नहीं देखी होगी। उस व्यक्ति को भी आश्चर्य होगा कि मैं क्या चीजें कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा हूँ। वो कहाँ से हो रहा है, वो प्रैक्टिस। अब मुझे बताइए कि समंदर में 1,000 फीट का गोता एक पहली बार में व्यक्ति लगा सकता है? नहीं, एक बार में तो कोई इतना जा नहीं सकता है, सो इट टेक्स का टाइम। मतलब कि अगर कोई चंद्रमा 1,000 फीट का गोता लगा रहा है किसी की कुंडली में, तो जरूर उसने प्रैक्टिस की होगी। हम्म। राइट। वो पास्ट लाइफ है। जब प्रैक्टिस हुई तो पास्ट लाइफ। हम्म। आज जो निकल के आउटकम आ रहा है, तो वो करंट लाइफ। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के अंदर ऐसी क्षमताएं होती है कि वो मैथ्स के किसी भी सवाल को, आप देखेंगे स्कूल में कोई कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मैथ्स के सवाल को बहुत आसानी से हल करते हैं। उसको बस एक बार टीचर ने फॉर्मेट बताया, वो पूरी पूरे चैप्टर के सवाल हल कर जाएगा। उसके मर्क्यूरी को जाकर देखिए आप, और सिर्फ मर्क्यूरी के नहीं, उसके केतु को भी देखिए। मर्क्यूरी, मार्स और केतु के कॉम्बिनेशंस को जब आप देखेंगे उसकी कुंडली में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत सिग्निफिकेंटली बैठे हैं। कोई बोले कि मर्क्यूरी इस हाउस में ये बनाएगा, नहीं। मैंने 3 प्लेनेट का नाम लिया। मरकरी, ये मून एंड तीनों मार्स। ये हाँ। तीनों जब तक किसी प्रकार से बहुत कनेक्टेड होकर के, या बहुत अलग तरीके की फ्रिक्वेंसी को क्रिएट ना करेंगे, तब तक कुछ आएगा नहीं। हमारे सामने जो कुछ है, वो हम तो साइंस भी कहता है ना कि फ्रिक्वेंसी है। हम फ्रीक्वेंसी जो भी है। देख रहे हैं वो लास्टली फ्रिक्वेंसी है। उस एक फ्रिक्वेंसी के कारण ये चीज हमारे सामने आ गई है। राइट, राइट। तो वो फ्रिक्वेंसी, तो उसकी वो चीज है जो इनविजिबल है, आउटकम जो हमारे सामने आ गया। तो आप ये देखिए कि प्लैनेट्स की फ्रिक्वेंसी क्या है। फ्रिक्वेंसी कभी भी अकेली नहीं होती। और नॉर्मल सी बात है, हमारा साइंस, फिर से साइंस की बात करता हूँ, कि हमारा साइंस ये कहता है कि तीसरी चीज तब तक नहीं बनेगी जब तक दो ना मिले। पानी तभी बनेगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, और एक विशेष मात्रा में मिलेंगे। राइट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग मात्राओं में मिलाया जा सकता है, लेकिन विशेष मात्रा में मिलेंगे किसी हॉरोस्कोप में, तभी पानी बन के बाहर आएगा। तो आप बताइए कि मैं अगर कॉम्बिनेशन बता दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है, तो दिक्कत है ना। फ्रिक्वेंसी खो जाएगी। और फ्रिक्वेंसी तय होती है उस चार्ट से, बाकी प्लैनेट से, उस व्यक्ति से। उस व्यक्ति के हाथ में बहुत कुछ होता है, क्योंकि वो कुंडली तभी तक की है जब तक कि उसने जन्म के बाद उस कुंडली को बनाया, बस तब तक की। उसके बाद के कर्मों का लेखा जोखा कहाँ होगा? हाँ, उसके बाद के कर्मों का लेखा जोखा वो कुंडली बताती है। वो ये कहती है कि ये व्यक्ति जो मैंने पैदा किया है, वो ऐसा है। उससे एक इंट्यूशनल रीजनिंग पैदा होती है, और एस्ट्रोलॉजर कहता है कि तुम्हारा ये व्यवहार है। और उससे क्या बाहर आएगा, आउटकम कंप्लीटली क्या आ रहा है, उसके लिए तो उसको बहुत सारे पैरामीटर चाहिए। इसीलिए मैं कभी कॉम्बिनेशंस में नहीं उलझाता। मैं कहता हूँ आप एनर्जी को समझो। नहीं, मैं समझ रही हूँ आप क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें, कि बेसिकली बहुत सारा कुछ है, लेकिन आप कितना आगे तक ले जा सकते हो अपनी खुद के वर्च्यूज के साथ, भले ही वो कॉम्बिनेशन कोई बता रहा है। नाउ यू हैव दैट एबिलिटी टू चूज वेयर यू वांट टू टेक इट। आप उसको पॉजिटिवली यूज करना है उस थॉट को, या नेगेटिवली यूज करना है। सो यू कैन बी अ ग्रेट थिंकर और यू कैन बी अ डिप्रेस्ड पर्सन। पर्सन। अब यहाँ पर एक एक और एग्जांपल मैं देता हूँ एस्ट्रोलॉजी के एग्जांपल से। आपके लिए आपके केंद्र का फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है। हर व्यक्ति कहेगा फोर्थ हाउस बहुत अच्छा है, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख,
शांति का है। लेकिन फोर्थ हाउस एक व्यक्ति की डेथ के लिए जिम्मेदार हो सकता है। फोर्थ हाउस की दशा में, अंतरदशा में, फोर्थ हाउस के साथ किसी प्रकार के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। डेथ का फोर्थ हाउस से कोई संबंध नहीं है क्या? नहीं। डायरेक्टली नहीं है, लेकिन वो हो रहा है। कैसे हो रहा है? उस पर्टिकुलर विशेष चार्ट में हो रहा है वो। और जब आप एनर्जी को समझेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि फोर्थ हाउस किस प्रकार से काट देता है चीजों को। और आपको पता है कि फोर्थ हाउस में ऊर्जा होती है। दृष्टांत में एक टर्म आता है खर दृक्कणा, 22nd दृक्कणा जिसको हम कहते हैं। आपको पता है उसकी ऊर्जा फोर्थ हाउस में मौजूद है। अब ये टेक्निकल टर्म बहुत डीप है ना, है टेक्निकल और एडवांस भी बहुत है। अगर मैं एक लाइन में कह दूं कि फोर्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति की डेथ कराएगा, तो पहले तो बात की लोग भरोसा नहीं करेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे कि फोर्थ हाउस में डेथ, सवाल ही पैदा नहीं होता। डेथ के लिए तो 12वां घर बताइए, 8वां घर बताइए। फोर्थ हाउस में डेथ, दूसरा 7वां बताइए जो मारक है, फोर्थ हाउस। लेकिन होता है। और ये तो तब पता चलेगा ना जब आप चार्ट को बहुत गहराई से समझ जाएंगे। हम डिविजनल चार्ट के पीछे भागते हैं ना, हम कहते हैं शादी का जो चार्ट है वो D9 एक्टिवेट हो जाएगा शादी के बाद। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि शादी के बाद D9 एक्टिवेट कैसे होता है। जब मैं पैदा हुआ था तभी सारी कुंडलियां लेकर आया, तो D9 शादी के बाद कैसे एक्टिवेट होगा? और D9 तो कुछ भी नहीं है ना, वो तो हमारे चार्ट का डिवीजन है। तो जब जब चार्ट है तब तक डिवीजन मौजूद है ना। तो सोचना सीखना पड़ेगा हमें, थॉट सीखना पड़ेगा, सही सवाल सही टर्म जानने पड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और इसका उपयोग क्या है। इसका उपयोग आपके प्रोफेशन को ठीक करने के लिए, या आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए, या प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए नहीं हुआ। और अगर हुआ भी था तो एस्ट्रोलॉजी हमारी ये कहती है कि एक व्यक्ति को बुखार भी हुआ है ना, तो पास्ट लाइफ में ये कर्म किया था इसलिए बुखार हुआ है। आप सहन कर पाएंगे क्या वो? तो तो लेकिन नहीं। एस्ट्रोलॉजी तो कहती है कि आपको बुखार हुआ है तो ये कर्म के कारण हुआ है। टीबी और कैंसर की तो बात ही छोड़िए। राइट। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देवताओं को कभी बीमारियां होती है क्या? सुना तो नहीं हमने ऐसे के हुआ, लेकिन इंद्र देवताओं के को, हाँ। साथ, इंद्र भगवान के साथ दैट वन थिंग कम। अब आज उन्हें कोढ़ हो गया, फिर उन्हें किसी ने श्राप दे दिया। अब अगर हम उसे ह्यूमन बेस पे पकड़े, तो कोई टाइप की बीमारी थी वो जो उनको दे दी गई ना। अब उन्हें वो उतना पेनेंस करके उसको फिक्स करना पड़ेगा। तो मतलब उतने टाइम के लिए कोई दवा देनी पड़ेगी और फिर वो ठीक होंगे। तो आई आई कुड टेक दैट। इंद्र को भी तो कर्म से ही मिला ना। हाँ, कुछ काम करते थे तभी मिलता था वैसा, अदरवाइज तो। लेकिन अब सोचिए कि व्यक्ति भी देवता बनता है, जब व्यक्ति देवता बन जाएगा तो व्यक्ति भी बीमार नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ये कहती है कि बीमारी तो तुम्हारे पुराने कर्म से आ रही थी, और तुम्हारे पुराने कर्म उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि अब तुम देवता होने का भोग करोगे। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि देवता को मोक्ष नहीं मिल सकता, मनुष्य को मिल सकता है। क्योंकि देवता अपने कर्मों का भोग करने लगा, अच्छे कर्मों का। और मनुष्य की स्थिति में बुरे कर्मों का भोग हो रहा है। कुछ कुछ लोगों को, कुछ नेचुरल हैं, कुछ देवता बनने की तरफ जा रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, ये जो पूरा सीढ़ी चढ़ने का मामला है, लेयर बाय लेयर, इसको हमें समझना पड़ेगा। क्यों देवताओं को नहीं होती बीमारियां? क्यों नहीं होती? क्योंकि वो देवता हैं। कैसे हो गए देवता? अपने कर्मों से ही हो गए ना। हम भी देवता हो सकते हैं ना। व्यक्ति देव योनि में जाता है ना। हमारे शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति देव योनि में जा सकता है। देव देव योनि में जा सकता है, मतलब अगेन अ कैटेगरी, राइट? वो कहते हैं 86,000 या 84,000 योनियां कुछ होती हैं, जिसमें अलग अलग टाइम पे जाता है। हम बहुत डिफरेंट साइड जा रहे हैं, बट स्टिल योनि
समझाना, अगर आप समझाएंगे लोगों को, जैसा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हम बहुत सारी लेवल पार करके मनुष्य का जन्म लेते हैं, तो वो सब हमने जितने भी लोग हैं वो पार करने के बाद यहाँ आए हैं, तो उतना उन्होंने निकाल के आए हैं। अब वो यहाँ तब तक रहेंगे जब तक वो सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी पे सस्टेन कर सकते हैं। अगर अपने ज्यादा कर्म खराब करेंगे देन दे विल अगेन गो डाउन, एंड देन अगेन दैट होल प्रोसेस ऑफ ऑल लाइफ एंड डेथ। दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग। अब आप बताइए। आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मनुष्य के ऊपर अगर चेतना बढ़ेगी तो देव योनि में जाएगी, नीचे पहुंचेगी तो बाकी दूसरी योनियां हैं। हम्म। तो चेतना के इवॉल्व होने होने का जो पूरा फॉर्मूला है, पूरा जो चेतना के इवॉल्व होने का सिस्टम है, चेतना इवॉल्व होती है कैसे? क्या है चेतना के इवॉल्व होने का पूरा प्रोसेस? प्रोसेस तो यही है ना कि हम जितने प्योर होते चले जाएंगे उतने इवॉल्व होते चले जाएंगे, जी। और जितने प्योर होते जाएंगे उतनी इम्प्योरिटी हमारी खत्म होती चली जाएगी। तो जब आप अपने कर्मों से बहुत प्योर हो जाएंगे तो आप देवताओं की योनि में चले जाएंगे। और वहां पर प्रॉब्लम यह है कि आप उस प्योरिटी के भोग को करने लगेंगे। राइट। अब उसके लिए कोई दूसरा लोक नहीं है। वो यही योनि तो। अलग है लेकिन दूसरा लोक नहीं है। हम्म। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर लौट के यहीं आना पड़ेगा। छलांग तो यहीं से लगानी पड़ेगी। क्योंकि आपने एक बार, सपोज कीजिए कि आपको एक बार एक दिन लॉटरी लग जाए 1 करोड़ की। अब आप तब तक शायद काम ना करें दूसरा जब तक कि आप उस 1 करोड़ को भोग ना लें। लेकिन एक स्थिति तो आएगी ना, फिर आप जीरो पे आ जाएंगे, फिर लॉटरी खेलेंगे, और फिर आप कभी जीरो 1 करोड़ जीतेंगे या 1 करोड़ का लॉस करेंगे। तो ये तो साइकिल है ना, अप और डाउन की। इस साइकिल से छलांग हमेशा जीरो में लगेगी। इस साइकिल से छलांग हमेशा जीरो में लगेगी। एक व्यक्ति हो सकता है जो लॉटरी जीत कर 1 करोड़ प्राप्त करे, और दूसरा वही व्यक्ति हो सकता है जीरो पे आने के बाद वो किसी का 1 करोड़ लूट कर 1 करोड़ प्राप्त करे। प्राप्त 1 करोड़ ही हो रहा है, लेकिन तरीका बदल गया। जी। अब जब जी। तरीका बदल गया तो उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी वो उस तरीके से उसको भोग करेगा। जी। तो जो भी भोगा जा रहा है वो बहुत डिफरेंट तरीके का है हमेशा। और इसीलिए मैं जो ये बात कर रहा था कि देवताओं को बीमारियां नहीं होती, मैं एक्चुअली ये कहना चाहता था कि एस्ट्रोलॉजी तो ये कहती है कि सब कुछ में पास्ट लाइफ कनेक्टेड है। आपको बुखार हो रहा है, आपको जुकाम हो गया, आपके पैसे चोरी हो गए, तो पास्ट लाइफ कनेक्टेड है, और उसके लिए उपाय भी बताया। कॉम्बिनेशंस की बात आज बिल्कुल नहीं हो पाई, हो सकता है हम इसके दूसरे पार्ट को करें, तो हम कुछ और टॉपिक को थोड़ा और प्रिसाइज करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा मामला है कि अगर हम इसको स्पिरिचुअल बेस पर लेकर जाएं तो एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि ये एक अपने बैकग्राउंड सेटअप किया। इन नेक्स्ट एपिसोड हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे और विल विल फिक्स द बाउंड्री टू गेट दैट थिंग आउट के, जिससे कुछ लोगों को समझ में आ सके कि एग्जैक्टली आपको एस्ट्रोलॉजी कैसे अप्रोच करनी चाहिए, रिगार्डलेस दैट 60 सेकेंड रील, और उसको देख के आप रेमेडीज करने जा रहे हैं और आप बाहर खड़े होके पीपल आर डिस्कसिंग that was that astrologer for saying for this. So that was my question, like the trigger point started from there, that इतनी बड़ी बात को कोई 60 सेकेंड्स में नहीं समझा सकता। नहीं समझा सकता। और वो सवाल सिर्फ समझाने का नहीं है, सवाल ये भी है कि आपको समझ कितना आया। अभी मेरी इतनी सारी बात सुन करके कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको लगेगा समय बर्बाद। तो हाँ। मैं आपसे, लेकिन मैं थॉट के लिए एक यहाँ पर क्लू छोड़ कर जाता हूँ कि हमारा जो इंस्टाग्राम है, हमारा जो यूट्यूब है, जिस पर हम रील या शॉर्ट्स देखते हैं, वो, उसका बेस क्या है? उसका बेस है एक्टिंग। वो क्या है? कुछ भी नहीं है। हम वहाँ एक्टिंग देख रहे हैं। कल हम हीरो को देखा करते थे, आज हम व्यक्तियों को देख रहे हैं। राइट राइट, हाँ, वो नॉर्मल लोग। मनोरंजन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और मनोरंजन से आप मनोरंजन को काटने की व्यवस्था प्राप्त करें, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मेरी 1 घंटे की बात में से एक लाइन कुछ ऐसी निकल जाए जो बहुत की पॉइंट हो किसी चीज का, उसका रील बना दिया जाए। वो ऐसा हाँ। हो सकता है, लेकिन हर रील आपको चीजें बता देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पास्ट लाइफ को समझने के लिए पहले आप लाइफ को तो समझिए। हमारे समझ में तो ये लाइफ नहीं आ रही और हम पास्ट लाइफ को समझने चले। हमारे समझ में तो आज का दिन नहीं आ रहा और हम
कल के दिन की घटना को फिर से रिकॉल करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, एक बिल्कुल। आदमी को अगर याद भी आ जाए ना, आप सोचिए कि एक आदमी की बीवी उसके पिछले जन्म की माँ है, और उसको याद आ जाए कि ये तो मेरी माँ है, अब क्या होगा? अब वो उसको ट्रीट नहीं कर सकता ना, इसीलिए फॉर सम रीजन प्रकृति ने आपको वो याद दी ही नहीं है कि आप उसको रखें। और हम रिग्रेट कर रहे हैं, चीजों को रिग्रेशन में ले जा रहे हैं और हम याद कर रहे हैं। तो हम खेल रहे हैं, बात बस इतनी है कि हमें मनोरंजन चाहिए और हम मनोरंजन कर रहे हैं, इतनी ही बात है। नहीं समझ सकता, बट आई आई रियली लव्ड द होल पार्ट। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे सारा कुछ। और डेफिनेटली अभी हम नेक्स्ट में भी आएंगे, सो दैट इसके आगे बाकी लोग दे कैन कंटिन्यू इफ दे लाइक द होल एपिसोड। सो थैंक यू सो मच नीरज सर फॉर कमिंग एंड टुडेज विजडम। विल लुक फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू।